तो चलिए अब लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बुलाई है बैठक। तो राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की बैठक के आज संगठन विस्तार और कामकाज की समीक्षा होगी। राष्ट्रीय और प्रदेश कोऑर्डिनेटर्स से प्रगति रिपोर्ट भी ली जाएगी, तो रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला होगा। प्रदेश कोऑर्डिनेटर मुख्य मंडल प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। तो साथ ही बैठक में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव पर मंथन होगा। तो साथ ही मिशन 2024 की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ी बैठक यहां पर बुलाई गई है। तो आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी की जमीन मजबूत होती नजर आ रही है। उस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी की अहम बैठक बुलाई है। बीएसपी अध्यक्ष लखनऊ में ही रहकर लगातार संगठन विस्तार और उसके कामकाज की समीक्षा कर रही है और आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जिम्मेदारों को कामकाजों की जो समीक्षा है वो की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश कोऑर्डिनेटर से प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। इसके आधार पर आगे का जो फैसला है वो होगा। प्रदेश कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुख्य मंडल प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। मायावती मौजूदा समय में कोऑर्डिनेटर के नेताओं का अधिक जो है वो महत्व देती नजर आ रही है और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंप रही है। तो बैठक में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव, मिशन 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। संवाददाता अविनाश का सीधा रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, पहले बीजेपी की तरफ से मिशन 2024 को लेकर मंथन और आज बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से बड़ी बैठक, क्या कुछ ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? कितने बजे बैठक, कौन कौन लोग इस बैठक में होंगे शामिल? बिल्कुल आशमा, देखिए भले ही विधानसभा चुनाव में बसपा का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा हो, लेकिन हाल ही में जो उपचुनाव हुआ और उसमें जिस तरीके से आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा और सपा को जोरदार टक्कर दी, उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि आज की जो बैठक बुलाई गई है उसमें हार की समीक्षा भी की जाएगी कि आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है। देखिए, आने वाले समय में चूंकि कई महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति चुनाव भी होना है, उसके बाद चूंकि लोकसभा चुनाव पर सारी पार्टियां फोकस कर रही हैं, तो किस तरीके से बसपा को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। चूंकि इसमें जो भी सेक्टर प्रभारी और जो मंडल प्रभारी हैं, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इस बैठक में तमाम तरह के निर्देश बसपा सुप्रीमो के द्वारा जारी किए जाएंगे कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी काम करेगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी और लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए पार्टी क्या क्या कदम उठाएगी। देखिए, खास तौर पर अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों में इस बात की होड़ मची हुई है कि मुस्लिम वोट बैंक को अगले लोकसभा चुनाव में अपने पाले में खींचा जाए। और अगर हम आजमगढ़ चुनाव की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जो कि बसपा के उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में एक कह सकते हैं कि एक बड़ा वहां पर मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में जाता हुआ दिखा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बसपा उत्साहित भी है कि आने वाले समय में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए और जो एक परंपरागत तौर पर जो मुस्लिम मतदाता सपा के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसको किस तरीके से अपने साथ खींचा जाए, अपने पाले में लाया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज की बैठक में बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, कई मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर मंथन यहां पर होगा और आने वाले चुनाव, चाहे वो मिशन 2024 की बात हो या फिर स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिम्मेदारों के कामकाजों को लेकर भी समीक्षा इस बैठक में हो सकती है। अविनाश, बिल्कुल, देखिए संगठन में जिस भी पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि इससे पहले जो बसपा की बैठक हुई थी उस बैठक में भी बसपा सुप्रीमो ने साफ किया था कि जो भी पार्टी पदाधिकारी हैं जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का वो ठीक से निर्वहन करें। तो आज भी चूंकि देखा जाए तो जो बसपा का संगठन है, जो सांगठनिक ढांचा है, वो दूसरी पार्टियों से अलग है। तो उस ढांचे को और कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, लोगों को पार्टी के साथ और ज्यादा संख्या में किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो इन तमाम चीजों को लेकर पदाधिकारियों को आज मायावती निर्देशित करने वाली। बिल्कुल, कई जिम्मेदारियां यहां पर भी सौंपी जा सकती है आने वाले चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं, और इस लिहाज से भी बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अविनाश। और साथ ही 2024 पर तमाम दलों का इस वक्त फोकस है। अगर बात करें बीएसपी की, 2019 में बाकी साथ जो है बड़ी कामयाबी हासिल की थी और अब उस कामयाबी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैदान में अब अकेले होगी बीएसपी, तो एक बड़ी चुनौती भी सामने, और उस लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम।
बिल्कुल देखिए, अगर हम 2019 चुनाव की बात करें तो भाजपा के बाद बसपा यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा बसपा के ही लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट गया था, क्योंकि बसपा सुप्रीमो की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे अखिलेश यादव पर। लेकिन देखिए, आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जो एक राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वैसे माना जा रहा है कि हो सकता है कि सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव में जाएं। तो वैसे में अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो देखिए, बसपा का एक अपना काडर है उत्तर प्रदेश में। अगर हम दलित मतदाताओं की बात करें तो अभी भी माना जाता है कि जो दलित मतदाता है पूरी तरीके से बसपा के साथ हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो बीता विधानसभा चुनाव है उसमें दलित मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिखा था। लेकिन बसपा की कोशिश यही है कि जो बसपा के मूल बेस वोटर हैं, खासतौर पर जो दलित मतदाता हैं, उनको किस तरीके से पार्टी के साथ मजबूती के साथ उनको जोड़ा जा सके, इस पर भी बसपा काफी मजबूती से काम कर रही है। और देखिए, 2024 चुनाव को लेकर न सिर्फ बसपा बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी हर तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। खासतौर पर अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चूंकि सभी पार्टियों की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आए, क्योंकि अगर हम पूरे न सिर्फ मुस्लिम बल्कि मुस्लिम दलित समीकरण को कहीं ना कहीं साधने की एक बार फिर कोशिश होगी। अविनाश, इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोक भवन में लोन मेले का जो आयोजन है। लोन मेले में ऑनलाइन ऋण वितरित होगा। लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम योगी और आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम। तो 5 सालों में 96 लाख उद्यमियों को दिया जा चुका है लोन। योगी सरकार जल्द ही नई एमएसएमई नीति भी लाएगी, तो नए उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सीधे इसकी सुविधा मिलेगी और छूट भी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज सुबह 11 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं का भविष्य निखारने के लिए कवायद शुरू कर दी और इसी कड़ी में यह आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। इसी कोशिश के तहत यूपी सरकार ने लाखों युवा उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज लोन मेले का आयोजन कर रही है। इसके तहत लखनऊ के लोक भवन में ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक स्वरोजगार संगम के नाम से आयोजित होने जा रहे इस मेले में ऑनलाइन ऋण वितरण भी किया जाएगा। सीएम योगी सीधे लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ही कुछ उद्यमियों को ऑनलाइन ऋण दिया जाएगा। करीब 1 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो पिछले 5 सालों के दौरान राज्य में 96 लाख उद्यमियों को 2,05,000 करोड़ का ऋण दिया गया था। राज्य सरकार जल्द ही अब एक नई एमएसएमई नीति भी पेश करेगी। प्रस्तावित नीति से राज्य में नए उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी और कारोबार करने में भी आसानी होगी। और अब प्रयागराज घोटाला हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट में परवीन फातिमा की याचिका पर सुनवाई आज। घोटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पत्नी है फातिमा। घर गिराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है, तो ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और अब इसमें याचिका लगाकर दूसरे आवास की यहां पर मांग की गई है, तो साथ ही दोबारा से निर्माण की मांग भी इस याचिका के जरिए। तो प्रयागराज में 10 जून को हुए बवाल मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उस पर सुनवाई होगी। बवाल में शामिल मास्टरमाइंड जावेद पंप के मकान ध्वस्तीकरण मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मामले में ये याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने दाखिल की है। उसने अवैध तरीके से मकान तोड़ने की शिकायत कर दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। तो सोमवार की सुनवाई टलने की वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की थी। न्यायालय दाखिल याचिका में मांग पर आज फैसला जो है वो हो सकता है। और अब कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, आरोपी हाजी वसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। तो शहर के बड़े बिल्डर भी है आरोपी हाजी वसी, जो फरार चल रहे। तो हाजी वसी पर हिंसा के लिए क्राउड फंडिंग का आरोप है। तो 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और कानपुर हिंसा के अब आरोपियों को फंडिंग करने वाले बिल्डर हाजी वसी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अगर अब भी हाजी वसी हाजिर नहीं होगा तो उसके घर की कुर्की होगी। हाजी वसी और उसके बेटे उमर को
पुलिस ने आरोपी बनाया है। तो आरोप है कि हाजी वसी ने हिंसा के आरोपियों को फंडिंग की थी। दरअसल कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि बिल्डर हाजी वसी ने हिंसा के आरोपी हयात जफर को लाखों रुपए की फंडिंग की थी। इस रुपए का इस्तेमाल हिंसा में किया गया था। हाजी के साथ ही उसका बेटा उमर की भी संलिप्तता पाई गई थी। एसआईटी ने अपनी जांच में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर एफआईआर में नाम खोल दिया था और उसके बाद से हाजी घर छोड़कर फरार चल रहा है। हाजी को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी समेत अन्य टीमें काम कर रही हैं। और अब अटाला हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां एमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम के घर पर पीडीए ने नोटिस चस्पा किया है। पीडीए ने अवैध तरीके से निर्माण कराने का आरोप